नंद की साजिश बहू के खिलाफ। दिशा शादी करके अपनी ससुराल आती है। उसकी सास के अलावा उसकी ननद नीता भी उसका स्वागत करती है। उसके बाद नीता अपनी भाभी को पूरे घर में घुमाती है और बहुत सारी बातें करती है। ये देखकर निशा अपने मन में सोचती है, कितनी अच्छी है मेरी ननद, कितना प्रेम करती है ये मुझसे। भगवान ऐसी ननद सबको दे। जहाँ दिशा ये सब सोच रही थी, तो वहीं नीता भी अपने मन में सोचती है, अच्छा हुआ जो भाभी आ गई। अब तो घर का सारा काम यही करेगी और मैं करूंगी सिर्फ और सिर्फ आराम। इतने सालों तक मैंने इस घर का काम किया, अब करेगी भाभी। इस दिन का तो मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। इस तरह नीति अपनी भाभी को उसके कमरे में छोड़ देती है। अगले दिन दिशा रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। दिशा को खाना बनाते हुए काफी देर हो गई थी। तभी कमला अपनी बेटी से कहती है, नीता, बहू का आज रसोई में पहला दिन है और बेचारी कब से खाना बना रही है। तू जरा उसकी मदद तो करवा दे। अरे माँ, माफ करना, लेकिन मैं भाभी की मदद नहीं करवा सकती। अरे अब भाभी आ गई है, किचन की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की है ना, उन्हें काम करने दो। इतना क्या सोच रही हो? नीता, वो अभी इस घर की नई नई बहू है, उसे नहीं पता कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, क्या कैसे बनता है, और उसे ये भी नहीं पता कि हम लोग क्या खाते हैं। इसीलिए चुपचाप जाकर उसकी मदद करवा। जब देखो सारा काम मुझे ही कहती रहती हो। अरे भाभी को क्यों लाए हो? महारानी बनाने के लिए, जब मुझे ही नौकरानी बनाना था। तो अपनी माँ की डांट सुनने के बाद नीता गुस्से में तमतमाती हुई किचन में जाती है और दिशा को काम करते हुए देखकर अपने मन में सोचती है, अगर मैं भाभी के साथ काम करवाऊंगी तो इन्हें मेरी मदद की आदत पड़ जाएगी और फिर मुझे इनके साथ रोज काम करवाना पड़ेगा। कुछ ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे ये मुझे काम भी ना करने को कहे और माँ भी खुश रहे, क्योंकि अगर माँ की नजरों में मैंने काम नहीं किया तो माँ मुझे खाने के लिए खाना तक नहीं देगी। हाँ नहीं तो। अब इस तरह ही निशा सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो खुश हो जाती है और दिशा के पास जाकर कहती है, अरे भाभी, आपने तो इतनी सारी चीजें बना दी, मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखूं? हाँ हाँ दीदी, इसमें पूछने वाली क्या बात है। इसी बहाने मुझे ये भी पता चल जाएगा कि खाने में सब कुछ सटीक डला भी है या नहीं। भाभी की बात को सुनकर नीता बहुत खुश हो जाती है और उसकी भाभी थोड़ा थोड़ा खाना सब में से निकालकर नीता को खाने के लिए देती है। अब नीता ने दिशा का बनाया हुआ खाना चखा और बोली, अरे भाभी, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। अरे ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। आपको पता है, अब तो दिल कर रहा है डेली डेली आपके हाथों का ही खाना खाऊं। हाँ हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सब कुछ खुद ही संभाल लूंगी। यही तो मैं चाहती हूँ कि भाभी सब कुछ आप संभालो और माँ को लगे कि आपके साथ सब कुछ मैंने संभाला है। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सच में भाभी, थैंक यू सो मच। अब आप मुझे डेली डेली अच्छा अच्छा नया नया खाना खिलाना। दिशा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। नीता वहाँ खड़ी होकर दिशा से बातें करती है और दिशा सारा काम कर लेती है। ये देखकर नीता दिशा से कहती है, भाभी, गर्मी के कारण आपको पसीना आ गया है। आप ऐसा करो, जाकर हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं किचन की सफाई कर देती हूँ और खाना लगा देती हूँ। ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच। दिशा अपने बेडरूम में चली जाती है। तब तक नीता सारा खाना टेबल पर लगा देती है और अपनी माँ और भाई को कहती है, भाभी तो बहुत धीरे धीरे काम करती है, इसलिए मैंने उन्हें कहा था कि बेडरूम में थोड़ा आराम कर लो और मैंने जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया। अब आप लोग चक्कर बताओ कि खाना कैसा बनाया है मैंने। नीता की बात सुनकर अब सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। तब तक दिशा भी आ जाती है। सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं और दिशा पूछती है, माँ, खाना कैसा बना है? बेटा, नीता तो हमेशा ही अच्छा खाना बनाती है, लेकिन खाना तो। नीता दिशा की बात काटते हुए कहती है, हाँ, खाना तो भाभी भी अच्छा बनाती है। वैसे आज का खाना सच में अच्छा बना है। नीता की बात सुनकर दिशा खुश तो हो जाती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि नीता उसके खिलाफ साजिश कर रही थी। अगले दिन दिशा रसोई में जाकर खाना बनाती है और सभी को लगा देती है। सभी लोग खाना खाते हैं। तब दिशा की सास कहती है, दिशा, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। शाम को कुछ मेहमान भी आ रहे हैं, तो नीता तुम्हारी काम में मदद करवा देगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी मैं भाभी के काम में मदद तो करवा ही देती हूँ। क्यों भाभी? हाँ हाँ ननद जी।
इस तरह सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। अब शाम को दिशा जब किचन में जाती है तो नीता भी उसके पीछे पीछे किचन में जाती है। नीता एक कुर्सी पर बैठ जाती है और कहती है, भाभी आपको पता है कल मेरी सहेली मुझे फोन पर पूछ रही थी कि तुम्हारी भाभी कैसी है। अच्छा, फिर आपने क्या बताया दीदी? भाभी मैंने उसे कहा कि मेरी भाभी दुनिया की सबसे अच्छी भाभी है, ऐसी भाभी तो सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। दिशा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है, तो वहीं नीता लगातार उसकी तारीफ करती जा रही थी। इसी तरह नीता सारा काम सिर्फ कुर्सी पर बैठे बैठे सिर्फ मुंह हिलाने का करती है और दिशा अकेले ही पूरी रसोई का काम खत्म करती है। जब नीता ने देखा कि सारा काम खत्म हो गया तो वो दिशा से बोली, भाभी आप किचन साफ कर लो, मैं बाहर खाना लगा देती हूँ। ठीक है दीदी, आप खाना बाहर लेकर जाओ, मैं इधर की सफाई कर देती हूँ। अब नीता टेबल पर खाना लगाती है और अपनी माँ से कहती है, मैं तो गर्मी में थक गई, सोचा था भाभी आएगी तो वो मेरा काम में हाथ बटाएगी, लेकिन उनके आने के बाद भी सारा खाना तो मुझे ही बनाना पड़ता है। अच्छा, तो ये सारा काम तूने किया है? और नहीं तो क्या, अरे सारा खाना मैंने ही तो बनाया है। आपको पता है भाभी को कुछ नहीं आता, वो बस किचन साफ कर रही थी। नीता की बात सुनकर कमला को गुस्सा आता है। वो अपने मन में सोचती है, ये क्या बात हुई, बहू को घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए और अभी भी मेरी बेटी से सारा काम करवाती है। मुझे इस बारे में नयन से बात करनी होगी। शाम को कमला नयन के कमरे में जाती है और कहती है, नयन घर में जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, मुझे दिशा से बात करनी चाहिए। दिशा सारा काम नीता से करवाती है और खुद कुछ नहीं करती, ये अच्छी बात नहीं है। ये कैसी बात कर रही हो माँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा हुआ है। ठीक है माँ, मैं दिशा को समझाता हूँ, तुम चिंता मत करो। रात को दिशा जब कमरे में आती है तो नयन उससे कहता है, दिशा अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, नीता की नहीं, इसलिए तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। मैं आपका मतलब नहीं समझी, जिम्मेदारियां तो घर की मैं ही उठा रही हूँ। दिशा की बात सुनकर नयन मन में सोचता है, सच्चाई कुछ और है, मुझे सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा। अब नयन छुपकर सब कुछ देख लेता है और सारी बातें समझ जाता है। अगले दिन नयन का बर्थडे था। नयन अपनी बहन से कहता है, कल मेरा बर्थडे है और मेरे कुछ दोस्त भी आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल का सारा खाना तुम खुद बनाओ, क्योंकि मैं दिशा के हाथों के खाने से बोर हो गया हूँ। अपने इकलौते भाई के लिए तू खाना बनाएगी ना? हाँ हाँ भैया, जरूर बनाऊंगी। अब नीता फंस जाती है और उसे अगले दिन अपने भाई के बर्थडे पर अपने भाई और उसके दोस्तों के लिए खाना बनाना पड़ता है। अब सारा काम भी करना पड़ता है और शाम को वो अपने भाई के दोस्तों को खाना खिलाती है। सभी के जाने के बाद किचन की साफ सफाई करती है। नीता बहुत थक चुकी थी। तभी नयन उसके पास आता है और कहता है, देखा नीता, अकेले सब कुछ संभालना कितना मुश्किल होता है। तुम्हारी भाभी को भी ऐसे ही दिक्कत होती होगी, लेकिन तुमने सारा काम उनसे करवाया और क्रेडिट खुद खाती जा रही हो। अब तुम खुद सोचो कि तुमने सही किया या गलत। अब नीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है, हाँ भैया आप सच कहते हो, मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की। आज के बाद मैं भाभी के साथ मिलकर काम करवाऊंगी, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन भैया आपने तो ये सारी बातें भाभी को भी बता दी होगी। पगली, तू मेरी बहन है, दुश्मन थोड़ी ना है। मैंने तेरी भाभी को कुछ नहीं बताया। अब नीता बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी भाभी के पास जाती है, उन्हें गले से लगाती है और कहती है, सॉरी भाभी। लेकिन दीदी सॉरी किस लिए? आप नहीं समझोगी भाभी, जाने दो। नीता ऐसा कहकर अपनी भाभी को गले से लगाती है और अपने भाई को देखकर मुस्कुराती है। शकुंतला सुबह सुबह जब अपने आंगन में उठकर बैठती है तभी वो अपने पैर के पास खून देखती है और चिल्लाने लगती है, खून खून बहू खून, अरे कहाँ हो सब, घर में किसी का खून हो गया है। शकुंतला की बात सुनकर शकुंतला के बेटे बहू आंगन में आते हैं और देखते हैं शकुंतला खून खून चिल्ला रही है। तभी सीमा जो कि पान खा रही थी वो आंगन में ही पान थूक कर कहती है, अरे माँ जी कैसी बातें कर रही हो आप, ये तो मेरा पान का लाल रंग है जिसे आप खून समझ बैठी हो। अरे राम रे राम, तेरे पान खाने की आदत ने तो हमें गरीबों से भी गरीब बना दिया है। माँ जी मेरा पान मेरी दिक्कत, और रही बात पान की तो आप लोग पहले से ही गरीब हो, इसमें मेरे पान की क्या गलती है। अरे अमीर तो मेरा घर तब होगा ना जब तू ये आदत छोड़ेगी।
मेरा बेटा आज तक एक कसेली भी नहीं खाता, लेकिन तू न जाने क्या क्या खाती रहती है। तूने तो मेरी नाक कटवा रखी है। सीमा को पान खाने की बहुत ज्यादा आदत थी। जब भी उसे किसी भी सामान के लिए पैसे दिए जाते, वो सामान बेशक कम लाती, लेकिन अपने पान के लिए पैसे बचा लिया करती, जिस कारण शकुंतला और सीमा में आए दिन कलेश होता। लेकिन सीमा कलेश के बाद भी पान खाकर खुश रहती। एक रोज शकुंतला के मोहल्ले में एक आदमी आता है जो सफेद कमीज ब्लैक पैंट में था और उसके हाथ में कई सारे सर्फ के पैकेट होते हैं। आओ 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 भाइयों बहनों, अंकल चाचा चाची ताऊ नानी फूफा फापी जो भी है सब आओ और देखिए मेरे सर्फ का कमाल। ये देखिए, इस बाल्टी में एक गंदा कपड़ा जाएगा और जब ये निकलेगा तो महीने तक ये साफ ही नजर आएगा। अरे क्या बेच रहा है तू? ये तो मुझे सरफ लग रहा है। क्या बात है, आजकल सरफ भी लोग ना जाने कैसे बेचने लग गए। अरे काकी, इस सर्फ का इस्तेमाल करके आप एक बार कपड़े धोगी ना तो महीने तक चलेगा, ना धूल टिकेगी ना मिट्टी टिकेगी, और तो और इसमें से खुशबू कभी जाएगी नहीं। उस आदमी के चिल्लाने की आवाज से मोहल्ले में लोग बाहर आते हैं। साथ ही शकुंतला और उसकी बहू सीमा भी घर से बाहर आती हैं। तो दोस्तों, तो आ गया है आपके मोहल्ले में चमकदार सफेदी लाने वाला सर्फ। अरे क्या बात है, 1 महीने तक सफेदी रहेगी और खुशबू भी। फिर तो ये सर्फ लेना ही होगा। अरे बहन जी बिल्कुल ले लीजिए, बहुत सस्ता पड़ेगा आपको। वैसे गहरे से गहरा दाग ना ये पल भर में निकाल देगा। ये सर्फ ना नंबर 1 है। सीमा पान खाते हुए उस आदमी से बातें कर रही होती है। वहीं शकुंतला और विमला सर्फ को देखते हुए बातें कर रही थी। तभी सीमा पान उस आदमी के शर्ट पर थूक देती है। अब वो सफेद शर्ट लाल धब्बेदार हो जाती है और मोहल्ले के लोग बड़े ही हैरानी से सीमा को देखने लगते हैं। अरे भाई साहब, आप जरा इस सर्फ का प्रचार कीजिए और बताइए लोगों को। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास कीजिए। चलिए चलिए, अब जरा इस सफेद कमीज पर दाग हटा के दिखाइए। अरे बहन जी क्या कर दिया आपने? मेरी कमीज पे क्यों थूक दिया? ये अच्छा नहीं किया आपने। अरे तू ही तो भी कह रहा था कि गहरे से गहरा दाग छुड़ाए, तो ले अब साफ कर अपनी कमीज। अरे बहन जी, आपके पास कम दिमाग है क्या? महंगे से महंगा सर्फ भी ना ये पान का थूका हुआ दाग ना हटा नहीं पाता है, और आप मुझे कह रही हो कि मैं ये हटाऊं? अरे 10,000 की तनख्वाह में पान के दाग छुड़ाने बैठ जाऊं? मान गए ना कि आप इस दाग को नहीं छुड़ा सकते हैं। अरे चलिए निकलिए। अरे भाई साहब, अब निकलते हो या दोबारा थूक दो आपकी कमीज पे? वो आदमी भी सीमा की बातें सुनकर वहाँ से भाग निकलता है और सारे मोहल्ले वाले शकुंतला की बहू का और शकुंतला का मजाक बना रहे होते हैं। अरे देख रही है ना तू शकुंतला, तेरी बहू के पान खाने के कितने फायदे हैं। अभी तो वो सरफ वाला हमें लूट ही लेता, लेकिन तेरी बहू के पान ने तो कमाल कर दिया। हाँ ठीक है, अब ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। वैसे तू मुझे ये बता कि तुझे तो मेरी बहू के पान खाने पर बड़ी हंसी आ रही है, लेकिन तेरी बहू भी कौन सा कम है। कल ही उसे मैंने सुरती खाते देखा था। अरे धत, कैसी बातें करती है तू? वो तो मैं खाती हूँ, वो नहीं। बस यही सुनना था मुझे तेरे मुंह से। जब खुद का ना दिखे तो दूसरों पर भी उंगली नहीं उठानी चाहिए, समझी ना? शकुंतला को अपनी बहू की आदत पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब वो घर में जाती है और अपनी बहू को खूब सुनाती है, लेकिन सीमा को अपनी सास की बातों में कोई फर्क नहीं लगता। अब देर शाम शकुंतला का बेटा काम से घर आता है और अपनी माँ को पैसे देता है। चलिए कुछ पैसे मैं जमींदार को दे दूंगी ताकि उसका मुंह तो बंद हो जाए। अरे माँ जी, इतना कर्जा लेने की जरूरत ही क्या थी? अरे जरूरत तो थी बहू, अब अपनी बेटी की शादी की है तो उसे कुछ दूं भी नहीं क्या? हाँ, बेटियों की शादी के कर्ज तले माँ बाप को तो दबना ही पड़ता है। लेकिन मैं तेरे कर्ज तले दब रही हूँ बहू। कल मुझे पान वाला मिला था और वो कह रहा था कि उसके तूने 5,000 सिर्फ पान के उधार कर रखे हैं। अब तू कहे तो उस पान वाले को अपनी ये जमीन दे दूं ताकि वो तुझे सारी जिंदगी पान खिलाता रहे। अरे क्या बात है माँ जी, आप मेरे लिए इतना सोचती हैं। बेशक आपकी जुबान कभी कभी फिसल जाती है, लेकिन सच कहूँ आप जैसी सास तो भगवान सभी को दे। आखिरी बार बहू तुझे कह रही हूँ कि तू ये पान खाना छोड़ दे, वरना मैं तुझे अपने बेटे और इस घर से निकाल दूंगी। फिर बैठी रही हो सारी जिंदगी अपने बाप के घर पर। लोग कहते हैं बहू बेटी लक्ष्मी होती है, लेकिन तू तो लक्ष्मी को भी यहाँ से भगा चुकी है। माँ जी, आप मेरे पान खाने के लिए मुझे इतना सुना रही हैं। सीमा को अब भी अपनी सास की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
और इतना कलेश होने के बाद भी वो पान खाने पहुंच जाती है। लेकिन जब सीमा पान लेने जाती है तो पान वाला सीमा से कहता है, बहुरिया, शकुंतला बहन ने तुम्हें उधार पान देने से मना कर दिया है, और वैसे भी तुम्हारे पिछले 5,000 तुमने अभी तक दिए नहीं है मुझे। वो दे दो तब खाना पान, वरना मैं पान नहीं दे सकता हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हो काका आप? पान का पैसा तो मैं अभी लाकर दे दूंगी, आप चलाइए खाता और उधारों में ही होने दीजिए। 5-10 हजार रुपए तो हो ही जाएंगे। अरे नहीं बहुरिया, ऐसे कैसे चलेगा? अभी आप पान दे दो काका, माँ जी ने पहले दिमाग बहुत गर्म कर रखा है। अरे वो के लिए ना पैसा लगेगा। बस बहुत हुआ, अभी मैं आपके मुंह पर पैसा लाकर मारती हूँ और एडवांस पैसे भी देकर जाऊंगी, लेकिन मुझे कोई पान खाने से रोक नहीं सकता। अब सीमा घर जाती है और कुछ पैसे लेकर आती है और पान वाले को देकर कहती है, ये रहे आपके पैसे। अब आपने मुझे अगर पान खाने के लिए रोका तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, जल्दी से पान दीजिए। अरे क्या बात है बहुरिया, शकुंतला तो गरीब नाम की है। देखो तो जरा, पान पे कितना पैसा बर्बाद कर दिया। रुतबा है रुतबा, और गरीब होते हुए भी पान पे इतना खर्चा करना ना किसी की बस की बात नहीं है। अरे मानना पड़ेगा बहुरिया, ये ले 2 पान खा तू, एक पान तेरे पैसों का और एक पान मेरी तरफ से। इधर शकुंतला के घर जमींदार के आदमी पैसे लेने के लिए खड़े होते हैं और शकुंतला को पैसे कहीं मिल नहीं रहे होते, और जमींदार के आदमी भी शकुंतला के घर का सामान फेंकने लग जाते हैं। अब सीमा भी पान की दुकान से आ ही रही होती है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? माँ जी आप इन्हें रोकते क्यों नहीं है? अबे ओए रुक जा, लगाऊं 4 डंडा, दिमाग हो जाएगा ठंडा। अरे बहू, मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, और तो और ये पैसे ना मिलने पर सामान फेंक रहे हैं। अरे माँ जी वो तो मैं भूल ही गई, जो आपने तिजोरी में पैसे रखे थे ना, वो जमींदार को ही देने थे। तो तूने वो पैसे लिए? ला पैसे वो दे दे मुझे, ताकि मैं इनको भगाऊं यहाँ से। लेकिन वो पैसे तो मैं भी पान वाले को देकर आई हूँ, वो पिछली उधारी थी ना, तो वही वो धमकाने लग रहा था मुझे, तो मैंने उसे पैसे दे दिए। अरे बहू, तूने तो गरीबी में मेरी जान ले रखी है, ये क्या किया तूने बहू? जमींदार के आदमी भी शकुंतला के घर का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं और सामानों को तोड़ फोड़ देते हैं। ये सब देखकर सीमा को भी बहुत पछतावा होता है कि उसने जो भी किया बहुत गलत किया, और उस दिन के बाद से सीमा पान खाने की अपनी आदत में सुधार लाती है। लता और विनोद गरीब दंपति थे जिनको बहुत मुश्किल से काम नसीब हुआ था। जिस गांव में दोनों रहा करते थे, वहाँ काम ना होने की वजह से अक्सर दोनों उदास रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन विनोद अपनी बीवी से बोलता है, लता, मैं सोच रहा हूँ कुछ अपना काम कर लूँ, ताकि हमें किसी भी चीज के और किसी के भरोसे ना रहना पड़े। तुम क्या कहती हो, ये फैसला सही है? हाँ, फैसला तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बीच में लेकिन क्यों? लता, कोई परेशानी है क्या? परेशानी तो नहीं है। मैं सोच रही हूँ हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो आप कैसे कोई व्यापार करोगे? एक व्यापार को करने के लिए पैसों का होना तो बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही, पैसों का होना तो जरूरी है। पैसों को जमा करने के लिए क्या करें हम? हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं जंगल जाके लकड़ियों को काट के लाया करूँगा। हाँ, ये बहुत ही अच्छी सोच है। लकड़ियाँ बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं तो हम व्यापार करेंगे। दोनों पति पत्नी पेट भरकर पानी पीते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों पति पत्नी जंगल की ओर जाते हैं और लकड़ियाँ ढूंढ रहे होते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। दोनों जब घर लौटकर आते हैं तभी वहाँ उनकी पड़ोसन दिखती है और वो उनसे पूछती है, क्या बात है विनोद, बहू को लेकर कहाँ गया था जो इतनी रात को लौट रहा है? कहीं नहीं चाची, मैं और आपकी बहू जंगल गए थे और जंगल से लकड़ियाँ काट के ला रहे थे, तो खरीदार मिल गया रास्ते में, तो उसको बेच दी। चलो अच्छी बात है, दोनों मिलकर मेहनत करो, बाकी ऊपर वाला तो साथ दे ही रहा है तुम्हारा। और लता बहू, खाने में क्या बना रही हो? आज कुछ अच्छा ही बनेगा लगता है। देखते हैं चाची क्या अच्छा बनाते हैं। मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही कि अब घर जाकर खाने की कुछ तैयारी करूं। अरे ऐसा मत बोलो,
अगर तुम ऐसा बोलोगी तो मैं आज तो भूखी ही रह जाऊंगी। मैंने बस चावल बनाए हैं, सोचा तुम्हारे घर से सब्जी मंगा लूंगी। क्या बात कर रही हो चाची? आप हमारे घर से कुछ लेने की बात कर रही हो? आपको तो पता है ना कि हम ढंग से खाना तक नहीं खा पाते। कई दिन तो पानी पी के सो जाते हैं। हम कहाँ से दे पाएंगे आपको कुछ? सुनिए जी, कोई बात नहीं, चलिए घर चलकर देखते हैं क्या है घर में और क्या नहीं। लता अपने पति विनोद को लेकर घर जाती है और देखती है घर में कुछ भी नहीं है बनाने को। लकड़ी बेचकर मिले पैसों से विनोद कुछ सब्जियां और चावल लेकर आता है। लता खाना बनाती है, तभी उनके घर मालिनी आती है और बोलती है, क्या बात है बहू, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया है? क्या बनाऊं चाची, जितना पैसा हमको मिला था उस पैसे में बस यही कुछ सब्जियां मिली हैं। अब हम जैसे गरीब लोग कहाँ से अच्छा और स्वादिष्ट खाना लेकर आएंगे। कोई बात नहीं, कम से कम मुझे खाने को कुछ सब्जी तो मिल गई। मेरा तो मन ही नहीं था आज कुछ बनाने का। घर पर मांस रखा हुआ है, लेकिन बनाने का मन ही नहीं था। अरे काकी, आप हमको दे देती ना, हम बना देते। अरे हमारी भी परेशानी कम हो जाती। लकड़ियाँ काटी, बाजार गए, सब्जी लेकर आए, फिर खाना बनाया, इतना परिश्रम करवा दिया आपने। अगर वो हमें पहले दे देती तो इतनी थकावट थोड़ी होती हमको। ये कैसी बात कर रहा है विनोद? मैं तुम्हें मांस कैसे दे सकती हूँ? मैं कल बनाकर खुद खाऊंगी। आज तुम्हारे घर की सब्जी से काम चल गया, कल ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, परसों का सोचना पड़ेगा। लाओ लाओ, अब सब्जी दे दो, बहुत भूख लगी है। मालिनी लता के घर से सब्जी लेकर जाती है और तभी लता अपने पति को बोलती है, हे भगवान, इतना लालच! देखना किसी दिन लालची बुढ़िया बहुत पछताएगी। कैसे अपने घर में खाना होते हुए भी हमसे मांगने आई थी। इतना भी लालच ठीक नहीं होता। अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग, हम गरीब है और इन जैसों को हम गरीब को लूटना अच्छा लगता है। कोई बात नहीं लता, रहने दो, छोड़ो। एक काम करो, सब भगवान के भरोसे छोड़ दो। अजी, अब तो भगवान भी अपनी आंखें बंद कर बैठे होंगे, वरना हम गरीब पर दया ना करते क्या वो? कहाँ हमने कितना कुछ सोचा था, लेकिन सब बर्बाद हो गया। अब कोसने से क्या होगा? जो होना था सो तो हो गया ना। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो होना था सो हो गया। चलो, इसी बहाने हमको खाना तो मिला, चलो खाते हैं। हाँ, अब 2 दिन तक कोई खर्च नहीं है। जितना लेकर आए थे वो 2 दिन तक आराम से चल जाएगा। तब जाकर हम 2 दिन का पैसा कमाएंगे और काम में लगाएंगे। दोनों पति पत्नी पेट भरकर खाना खाकर सो जाते हैं और दोनों सुबह सुबह जंगल की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर बाद लकड़ियाँ लेकर बाजार जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन लकड़ियाँ नहीं बिकती। ऐसा ही दूसरा दिन भी होता है। शाम को दोनों उदास मन से घर लौटते हैं। तभी रास्ते में एक लोहार दिखता है। तभी वो बोलता है, अरे भैया जरा सुनो। अरे ओ लकड़ी वाले भैया, अरे सुनते कहा ही नहीं, बहरे हो का? जी कहिए, क्या बात है भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? कोई मदद चाहिए आपको मेरी? मैं कर सकता हूं वैसे। अरे हमें कोई मदद नहीं चाहिए तुम्हारी, ठीक है? बस कुछ लकड़ियाँ चाहिए, जरूरत है हमको। क्या तुम कुछ लकड़ियाँ दे पाओगे? बदले में चाहो तो ये कढ़ाई ले जाओ। अरे कोई बात नहीं, इस कढ़ाई का मैं क्या करूँगा, आप ही रखो इसे भी, और ये लकड़ियाँ भी रख लीजिए आप। अरे भाई साहब, लकड़ियों की जरूरत है मुझे, और बिना कुछ दिए ये मैं नहीं लूंगा। आप ये कढ़ाई रख लो, और हाँ, जो भी इस कढ़ाई से मांगोगे ना, ये कढ़ाई आपको वही देगा। लेकिन याद रखना, दिन में सिर्फ 3 बार कुछ मांगना, ज्यादा मत मांगना। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। इस कढ़ाई में जो 3 बार कुछ मांगेगा उसे वो मिल जाएगा? अरे ये कढ़ाई मेरी दादी की है, उनके लालच के कारण ये कढ़ाई का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मतलब मैं कुछ समझा नहीं कि आप कहना क्या चाहते हो। आपकी दादी के लालच के कारण आप लोग ये कढ़ाई इस्तेमाल नहीं कर सकते, आखिर क्यों? क्योंकि मेरी दादी लालची बुढ़िया थी। ये जादुई कढ़ाई का इस्तेमाल कुछ ज्यादा कर लिया उसने, और लालच में आकर उसको महंगा पड़ गया। मैं तो आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इससे 3 बार खाना मंगा सकते हो। ये जादुई कढ़ाई है, समझे? लोहार के इतना कहने पर आखिरकार विनोद
वो जादुई कढ़ाई ले ही रहा होता है। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी घर पहुंचते हैं। तभी विनोद लता से बोलता है, लता, क्या ये सच में जादुई कढ़ाई है? क्या हमारे कुछ मांगने से ये हमको देगा? सच कह रहा हूँ, अगर दे देना तो बहुत अच्छा होगा, कृपा होगी। बहुत भूख लगी है, मांगो ना, देखो तो देता है कुछ। हाँ जी, मांगती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा शक हो रहा है, क्या सच में जादुई कढ़ाई है भी या नहीं? अरे देखो, उस भाई साहब ने ना बहुत ही यकीन के साथ कहा था ये कढ़ाई उसकी दादी की है, ऊपर से जादुई कढ़ाई है। अब ना जल्दी से कुछ बनाओ, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। तुम ना कोई अच्छा सा खाना बनाओ। क्या बनाओगी? हाँ, तुम ना मांस बनाओ, बहुत दिन हो गए खाए हुए। हाँ ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। और कुछ बनाना है क्या? अरे नहीं, अभी के लिए बस इतना ही बनाओ, ज्यादा लालच मत करो, वरना हमारे हाथ से ये मौका निकल जाएगा। लता चूल्हे पर जादुई कढ़ाई रखती है और एक मंत्र बोलती है। तभी कढ़ाई में खाना आ जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन जब लता खाना बना रही होती है, तभी मालिनी अपनी बहू से कहती है, अरे वाह वाह बहू, क्या खुशबू है, खुशबू से ही भूख लग गई। क्या बना रही है? माँ जी, मैंने तो खाना अभी तक नहीं बनाया है, और वैसे भी ये खुशबू हमारे घर की नहीं बल्कि सामने वाली लता के घर से आ रही है। क्या? उस भिखारन के घर से? अरे कुछ दिन पहले जब तू अपने मायके गई थी, तब मैंने उससे सब्जी मांगी थी। बोल रही थी खाने को कुछ भी नहीं है घर में, और अब पकवान बनाए जा रही है। चल शाम को उसके घर जाकर देखती हूँ और पता लगाती हूँ आखिर बात क्या है। मालिनी और उसकी बहू दोनों मिलकर शाम के वक्त विनोद और लता के घर जाते हैं। दोनों पति पत्नी को बात करता देख मालिनी बोलती है, अरे बहू, क्या बात है, आजकल लकड़ी चुनने नहीं जा रही क्या? कोई खजाना लग गया क्या तुम्हारे हाथ में? ऐसा नहीं है चाची, अब मैं दूसरों के घर काम करती हूँ और इन्होंने भी अपना काम देख लिया है, इसलिए आपको हम लकड़ियाँ चुनते नहीं दिखते। वैसे लता, कल तुम्हारे घर से पकवानों की सुगंध आ रही थी, क्या बात है? कोई बात नहीं चाची, लता खाना बहुत अच्छा बनाती है। अरे हाँ चाची, आज का खाना आप हमारे साथ ही खाना। ओहो, जब इतना बोल रहा है तो ठीक है, आज का खाना हम तुम्हारे घर ही खाएंगे। लता रात का खाना बनाने जाती है। तभी मालिनी अपनी बहू को आंखों से इशारा करती है और सुनीता लता के पीछे जाती है और देखती है कि लता खाली कढ़ाई को चूल्हे पर बिठा कर कुछ मंत्र बोलती है और खाना कढ़ाई में बढ़ जाता है। आधी रात को जब सभी सो जाते हैं, तभी मालिनी लता के घर से कढ़ाई चुरा कर ले जाती है और घर पर जाकर कढ़ाई चूल्हे पर रख कर बोलती है, आज तो मैं बहुत अच्छा पकवान खाऊंगी। ओ जादुई कढ़ाई, भर भर के खाना दे मुझे। अरे सुनते नहीं है क्या, ये जादुई कढ़ाई मुझे भर भर के पकवान दे। मालिनी को ऐसा करते हुए लता और उसका पति देख लेता है। तभी अचानक कढ़ाई भर कर पकवान बहने लगता है और लालची बुढ़िया को जादुई कढ़ाई का खाना बहा ले जाता है।